चलिए दोस्तों, पंचायती राज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आप लोगों को टू द पॉइंट बताने वाला हूँ। कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब होता है बेटा गणपूर्ति। मतलब किसी भी बैठक को संचालित करने के लिए कोरम की ज़रूरत पड़ती है। जब तक कोरम आपका पूर्ण नहीं होगा आप गणपूर्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए कोरम एक ऐसा पैमाना है जो यह निर्धारित करता है कि किसी ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में या ग्राम सभा में या अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में या प्रत्येक स्तर की गणपूर्ति में महिलाओं की क्या भूमिका होगी, वो सारी चीज़ें जो होती है वो कोरम एक गणपूर्ति का क्राइटेरिया होता है। अगर उतना क्राइटेरिया आप इस पंचायत के बैठक में कंप्लीट कर लेते हैं तब आपका बैठक जो है वैलिड होगा, संवैधानिक तरीके से वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो कोरम क्या है? गणपूर्ति की एक शर्त होती है। क्या होता है ये? तो किसी भी पंचायत की बैठक के लिए, किसी भी पंचायत के बैठक हेतु एक अनिवार्य तत्व है ये। जिसे गणपूर्ति कहते हैं। जिसे गणपूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये कोरम कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक गणपूर्ति को देखेंगे कि उसके अंतर्गत किस चीज़ को रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट आपका करूँगा, क्योंकि हमारा जो पंचायत है ग्राम पंचायत से पहले चालू होता है। ग्राम, जनपद, जिला, ऐसा आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को देखना, सबके पास किताब है, सब में वही सेम चीज़ है, अलग से नया तो आएगा नहीं। लेकिन जो मैं बताऊँगा शांति से सुनना, ध्यान से सुनना, बस आधे घंटे 30 मिनट 25 मिनट 20 मिनट की क्लास में क्लियर होगी। ग्राम सभा में अगर कोई विवाद होता है या किसी फैसले पर डिसीजन लेना है तो क्या होती है, बैठक करना पड़ता है। और बैठक के लिए एक निर्धारित जो पैमाना है वो कोरम कहलाता है। तो कोरम कैसे होगा? ग्राम पंचायत में जो टोटल सदस्य हैं उसके कुल सदस्य, मतलब ग्राम पंचायत में किसको सदस्य, ग्राम पंचायत का सदस्य किसको बोलोगे? किसी भी व्यक्ति को थोड़ी बोल दोगे। जो पंच है, जो चुनाव जीत के आए हैं, उसे ग्राम पंचायत का सदस्य बोलोगे। जिसका नाम मतदाता सूची में है वो ग्राम सभा का सदस्य होगा। लेकिन ग्राम पंचायत में तो जो पंच है, तो कुल पंचों का कितना प्रतिशत यहाँ पे अनिवार्य है कि कोई गणपूर्ति, कोई बैठक संभव हो सके, तो कितनी गणपूर्ति होना चाहिए। तो एक देखते हैं, पहला ग्राम पंचायत के मामले में, ग्राम पंचायत हेतु कितना चाहिए? तो 1/2 जो कुल पंचों का, अर्थात 50%, कुल पंचों का जो चुनाव जीते हैं ना उसका। ठीक है, दूसरे शब्दों में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अर्थात 50%। जब तक के आधे सदस्य नहीं उपस्थित होंगे तब तक बैठक नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैठक में ही डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपको बता रहा हूँ जनपद पंचायत। जनपद पंचायत के बैठक के लिए कितने कोरम की ज़रूरत पड़ती है? कोरम मतलब गणपूर्ति की। तो टोटल मेंबर का, जो जनपद पंचायत के क्या हैं, सदस्य हैं, तो टोटल जनपद पंचायत के सदस्यों का कुल जो चुनाव जीत के आए हैं उसका 1/3 मेंबर। जब तक इतने लोग नहीं रहेंगे, 1/3 सदस्य, तब तक उस जगह का बैठक संभव नहीं हो पाएगा। ये हो गया जनपद का। अब जिला का देखते हैं। तो जिला में भी यही पैमाना है, जिला पंचायत। ठीक है, तो ये क्या है, कुल मेंबर का 1/3 मेंबर। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया जिला का। तो ये हमने ग्राम पंचायत का बैठक देखा, जनपद पंचायत का देखा और जिला पंचायत का हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे, सबसे मूलभूत और इम्पॉर्टेंट जो तथ्य है वह ग्राम सभा। ग्राम सभा में किसे रखा जाता है कि जिनका नाम उस क्षेत्र के निर्वाचन के नामावली में, जिसका नाम देखने को मिल जाता है निर्वाचन के लिस्ट में। तो निर्वाचन की जिसकी आईडी होती है उस गांव के, तो उसमें जिसका नाम होगा और जो
सही तरीके से हो, उसका सदस्य होगा, उस गांव में रह रहा है, वहाँ निवास कर रहा है, तो उसे आप ग्राम सभा का सदस्य कहेंगे। आगे अपन ग्राम सभा में जाएंगे, अभी उस पर नहीं जाएंगे। तो ग्राम सभा में जब बैठक होती है, ठीक है, ग्राम सभा की बैठक जब होती है, बहुत सारे गांव मिलकर के ग्राम पंचायत बनते हैं। तो वैसी ग्रामों की जब सभा लगती है, गांव के लोग जब आपस में मिलते हैं, उसे ग्राम सभा कहते हैं। तो उसकी बैठक कैसे होगी? तो जो टोटल ग्राम सभा के सदस्य हैं उस गांव में, उस गांव के कुल ग्राम सभा के सदस्यों का 1/10 सदस्य बैठेंगे, तब इसे कोरम इसकी पूर्ति होगी। तो ये हो गया ग्राम सभा की कोरम। ग्राम सभा की बैठक हो तो कोरम क्या होगा? तो 1/10, ठीक, 1/10वां हिस्सा चाहिए, अर्थात 10%, सरल भाषा में कहें तो। उसी तरीके से जब बात आती है शेड्यूल एरिया की ग्राम सभा, जो अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा है, उसके लिए संविधान में एक अलग व्यवस्था है। मैं उसी पे आपको लेके जा रहा हूँ। हाँ, आपने देखा है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसकी ग्राम सभा की बैठक की सदस्य का पैमाना थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि उनके अपने अधिकार मिले हैं, उनके अपने रिजर्वेशन के क्षेत्र मिले हैं, और उसी के बेस पे कोरम या गणपूर्ति डिसाइड होती है। तो अनुसूचित क्षेत्र की जो ग्राम सभा होगी, जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, हर क्षेत्र नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित होते हैं। तो जो गांव अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, शेड्यूल्ड एरिया में आएगा, उसके उस जगह पे ग्राम सभा की जितनी भी जनसंख्या होगी उसका 1/3, जैसे इसमें ग्राम सभा का बैठक 1/10 था, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र के लिए, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अनुसूचित शब्द, अनुसूचित क्षेत्र हेतु, अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितना? तो वो उस क्षेत्र के 1/3 मेंबर जब तक उसमें शामिल नहीं होंगे, 1/3 सदस्य शामिल नहीं होंगे, तब तक उस क्षेत्र का कोरम पूर्ण नहीं माना जाएगा। एक बात और याद रखना, प्रत्येक स्तर की जितनी भी, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, कोई भी चीज़ हो, प्रत्येक स्तर की गणपूर्ति में कम से कम 1/3 महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है। इस बात को आप नोट कर लो, चाहे किसी भी हो, चाहे ग्राम हो, जनपद हो, जिला हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे आपको नोट इस चीज़ को कर लेना चाहिए कि प्रत्येक स्तर की गणपूर्ति में, प्रत्येक स्तर की गणपूर्ति में कितनी महिलाओं का होना आवश्यक है? तो कम से कम 1/3 महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है। कम से कम को न्यूनतम एक लाइन में, न्यूनतम 1/3 महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, प्रत्येक स्तर की गणपूर्ति में कितना, जो भी गणपूर्ति हो रही है, टोटल गणपूर्ति में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रश्न को बहुत ज़्यादा पूछा गया है, महिलाओं के ऊपर इस क्वेश्चन पे आता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब होता क्या है कि कई बार चुनाव लड़ते रहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक अगर पंचायतों के बीच में झगड़ा हो गया, आपस में विवाद हो गया, तो विवादों का रिजल्ट कौन देगा, विवादों का विनिश्चय कौन करेगा? ठीक है, तो पंचायत में याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया है, विवादों का विनिश्चय या निपटारा। ठीक है, विवादों का विनिश्चयन। ठीक है, तो विवादों का विनिश्चयन करने का अधिकार किसको होगा? अगर विभिन्न विभिन्न लोगों और एजेंसीज़ के बीच में अगर विवाद हो जाती है तो क्या किया जाए? मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा 3-4 अगर पंचायतों के बीच झगड़ा हो गया, तो उसका विवाद को कौन देखेगा? मान लेते हैं 2 या अधिक पंचायतों के मध्य अगर किसी चीज़ के लिए विवाद हो, चाहे ज़मीन के लिए, चाहे पानी के लिए, चारा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो 2 या अधिक पंचायतों के मध्य अगर विवाद उत्पन्न हो तो कौन निपटारा करेगा? प्रश्न बहुत पूछा गया है इसमें।
कौन निपटारा करेगा हिरेन? सोचो, 2 या 2 से अधिक पंचायत आपस में फंस गए, मान लो पानी के विवाद के नाम से फंस गए, घास फूस के विवाद के नाम से फंस गए, या किसी क्षेत्र का अधिग्रहण अगर कोई ग्राम पंचायत कर ली है तो उसके नाम से लकड़ी उकड़ी या जंगल के नाम से या ज़मीन के नाम से अगर कोई विवाद फंस गया तो कैसा होगा? कौन निपटारा करेगा? कौन देखेगा उस मुद्दे को? कौन कहेगा कि हाँ ये सही है ये गलत है? आप लोग को पूरा क्लियर दिख रहा है ना बेटा? पूरा दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी स्थिति अगर आ गई तो कौन करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उस स्थिति में जब हमको लग गया कि भैया 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायत झगड़ा आपस हो रहा है तो कैसे देखा जाए, तो इसका निपटारा करने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या करेगी? उसे अपने संज्ञान में लेगी और राज्य सरकार के पास में पंचायत विभाग को आर्डर देगा राज्य सरकार और बोलेगा कि आप जानकारी के लो, और राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है, राज्य सरकार ही पूरा सुलझाएगा। ठीक है, तो ये विनिश्चय करेगा विवादों का। ठीक, मान लीजिए किसी एक पंचायत और किसी स्थानीय प्राधिकारी, मान लो एसडीएम हो गया, उसके बीच में झगड़ा हो गया किसी चीज़ को लेकर, टैक्स को लेकर हो गया मान लो, तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो वो अगला दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2। तो मान लो कोई पंचायत है ना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कोई भी पंचायत, तो पंचायत वर्सेस स्थानीय कोई प्राधिकारी हो गया, स्थानीय प्राधिकारी, इनके मध्य विवाद हो गया। तब कौन विवाद का निपटारा करेगा? कौन निपटारा करेगा? सोचो, इसका आंसर क्या होगा? समझो बात को। एक तरफ पंचायत है, कोई भी पंचायत है, ग्राम हो, जनपद हो, जिला हो, वो कहता है कि ये एरिया मेरा है, मैं ऐसा ऐसा करूँगा। उसका झगड़ा हो गया किसी मैटर पे या किसी कर वर के मैटर पे या किसी मसले पे, अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, विवाद हो गया स्थानीय प्राधिकारी के साथ, एसडीएम के साथ हो गया, बीओ के साथ हो गया, डीओ के साथ हो गया, किसी के साथ हो गया, किसी ब्यूरोक्रेट्स के साथ हो गया, तो झगड़ा हो गया तो उसको निपटारा तो पड़ेगा ना। कौन एजेंसी उसको निपटाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। ये क्या करेगा? पंचायती राज अधिनियम के धारा 90 के तहत डिसीजन देगा, धारा 90 के तहत। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं और हेल्पफुल भी होता है। अब अगर मान लीजिए कि कोई पंचायत है, उसका किसी छावनी बोर्ड के साथ में, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, छावनी बोर्ड जैसे होता है ना, देखे होंगे आप लोग, आर्मी बेस कैंप अलग रहता है, फिर इधर वो अपना अलग नियम कायदा और शासन प्रशासन का संचालन करता है। उसी जगह पे अगल बगल में कोई पंचायत है, तो मान लो पंचायत और किसी छावनी बोर्ड के बीच झगड़ा हो गया, तो उसका विनिश्चय कौन करेगा? देखिएगा, एक तरफ है पंचायत का, स्थानीय मतलब पंचायत वर्सेस छावनी बोर्ड जो केंद्र के अंतर्गत है, समझ लो केंद्र सरकार के अंतर्गत। इन दोनों के बीच में अगर विवाद हो गया तो वैसे में क्या होगा? इसमें केंद्र जो अनुमोदन करेगी, जो भी केंद्र सरकार उस विवाद के लिए अनुमोदन करेगी, लिख के देगी, केंद्र के अनुमोदन के अनुसार होगा। इसमें केंद्र के अनुमोदन अनुसार राज्य सरकार के अधीन, मतलब केंद्र ही रिकमेंड करेगी कि किसे क्या डिसीजन दिया जाए, लेकिन वो फैसला कौन सुनाएगा? भूपेश बघेल या राज्य सरकार या रमन सिंह, जो भी मुख्यमंत्री बन रहा है, या फलाना या XYZ। तो केंद्र के अनुमोदन के अनुसार केंद्र जो भी रिकमेंड करेगी, जो भी अनुमोदित करेगी, उसी डिसीजन को राज्य सरकार क्या करेगा? निपटारा करेगा। उसी डिसीजन को राज्य सरकार के अधीन सुनाया जाएगा, लेकिन अनुमोदन कौन करेगा? केंद्र को अधिकार है उसका अनुमोदन का, याद रखना। तो राज्य सरकार का विनिश्चय, जो निश्चय वो राज्य सरकार दे, लेकिन केंद्र सरकार के अनुमोदन अधीन, अनुमोदन जो भी करेगी उस हिसाब से। एक बात याद रखना, अगर 2 ग्राम सभाओं के मध्य विवाद हो तो उसका विनिश्चय कैसे होता है? तो संयुक्त सम्मेलन किया जाता है दोनों ग्राम सभाओं को। क्यों, क्या होता है आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, कि किसी भी एक ग्राम पंचायत, मान लो एक ग्राम पंचायत है, तो
अब बताया हूँ आपको 11,600 जो ग्राम पंचायत है वो विभिन्न सारे ग्रामों से, छोटे छोटे गाँवों से मिलकर एक ग्राम पंचायत बनता है। ठीक है, ये एक ग्राम हो गया, ये एक ग्राम हो गया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे 3-4 ठो, कई में 2 ठो गाँव, कई में 3 ठो गाँव, कई में 4 ठो गाँव मिल करके एक ग्राम पंचायत बनता है। ये पंचायत बनता है। तो ये जो पंचायत जो बन रहा है ना, इसके अधीन मान लो 2 ग्राम सभा में विवाद हो गया, मान लो ए और बी में विवाद हो गया, इधर ए बैठा है, इधर बी बैठा है, मान लो इस जगह पे, इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में विवाद हो गया, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? तो हमारे पंचायती राज में ये अधिनियम में ये नियम है कि 2 ग्राम सभा, क्योंकि इन सभी ग्राम सभा से मिलकर ग्राम पंचायत बनते हैं, तो 2 ग्राम सभा के बीच में झगड़ा हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, आपस में बैठा करके सम्मेलन कराया जाएगा। तो संयुक्त सम्मेलन के द्वारा उसका विवादों का निपटारा किया जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका निपटारा कैसे होगा? तो संयुक्त सम्मेलन के द्वारा, संयुक्त सम्मेलन। ठीक है, तो संयुक्त सम्मेलन के द्वारा ही होगा, याद रखेंगे। ठीक, अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आते हैं। जैसे कि होता है ना कि दोहरी भूमिका निभाने वाले पदाधिकारी के नाम बताइए जो 2-2 भूमिका निभाते हैं। पंचायत में दोहरी भूमिका, दोहरी भूमिका निभाने वाले पदाधिकारी बोलो या अधिकारी बोलो, ठीक है, तो पदाधिकारी ही कह सकते हैं। चलिए, दोहरी भूमिका निभाने वाले पदाधिकारी। देखिए, हम पहले ग्राम से चालू करेंगे, फिर जनपद में जाएंगे, फिर जिला में जाएंगे। ठीक, तो ग्राम स्तर में देखिए कि कौन सा ऐसा आदमी है जो 2-2 पदों का संचालन करता है ग्राम में। तो जो याद होगा आपको, ग्राम में जो पंच होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत में पंच को ही उप सरपंच बना दिया जाता है। तो वो बेचारा पंच का भी जिम्मेदारी लेता है और उप सरपंच का भी जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि वो उप सरपंच बना है लेकिन है तो सदस्य ना ग्राम पंचायत का, वार्ड का मेंबर है ना, वार्ड से चुनाव जीत के आया है। तो वही है ग्राम पंचायत स्तर में अगर अपन देखें, ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर में देखें तो पंच को उप सरपंच का भी जिम्मेदारी लेना पड़ता है। ठीक है, तो उप सरपंच जो है वो 2 भूमिका निभाता है। उप सरपंच, एक उप सरपंच का, दूसरा पंच का। ठीक है, ये दिमाग आप रखेंगे, दोहरी भूमिका निभाना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया ग्राम पंचायत के मैटर में। अगर जनपद पंचायत के हिसाब से देखें, जनपद पंचायत, अगर जनपद पंचायत के हिसाब से देखें तो जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष होता है ना, वो अध्यक्ष भी का काम करता है और सदस्य का भी काम करता है। तो ये अध्यक्ष का भी काम करेगा और सदस्य का। ठीक है, तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे। ग्राम पंचायत के स्तर में देखो तो उप सरपंच जो होता है, उप सरपंच के अलावा पंच का भी काम करता है। उसी तरीके से जनपद पंचायत में देखेंगे तो एक अध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष का भी काम करता है और मेंबर का, सदस्य का भी काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे अपन देखें तो जनपद पंचायत का हो गया। तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष के बाद हम लोग सोचते हैं उपाध्यक्ष का। भाई उपाध्यक्ष को भी तो सदस्य का काम करना पड़ता है, तो सदस्य प्लस उपाध्यक्ष दोनों का काम करते हैं। तो सेम यही काम जो ये अध्यक्ष कर रहा है सदस्य का काम, वैसे उपाध्यक्ष भी सदस्य का काम करता है। तो अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो है वो भी सदस्य का काम कर रहा है।
अध्यक्ष भी अपने टाइम पे अध्यक्ष का काम करेगा, फिर सदस्य बना है जिस क्षेत्र से जीता है वहाँ के सदस्यता का भी काम करेगा। क्योंकि अध्यक्ष को नॉमिनेट किया जा रहा है ना, चुना जा रहा है, नामजद किया जा रहा है, उपाध्यक्ष को भी नॉमिनेट किया जा रहा है। तो चुनाव जीत के किसका है? सदस्य का चुनाव जीत क्या है? उपाध्यक्ष को हम लोग इन लोगों ने चुना है इसको। किसने? जो सदस्य का चुनाव जीते हैं वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छांटते हैं अपने बीच में से। तो ये हो गया जनपद पंचायत के मुद्दे पे। अब अगर हम लोग जनपद पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का देखें तो जिला पंचायत में भी ऐसी है। अध्यक्ष जो है वो सदस्य व अध्यक्ष का काम करेगा और उपाध्यक्ष को भी हम लोग क्या बनाए हैं? सदस्य से ही उपाध्यक्ष बना है, तो वो सदस्य का भी काम करेगा और उपाध्यक्ष का भी काम करेगा। ठीक है, तो जिला पंचायत में भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों भूमिका निभाते हैं। किसमें? जिला पंचायत में दो भूमिका निभाता है। एक है मान लो अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, ये दोनों आदमी जो होते हैं ये क्या करते हैं? अध्यक्ष भी सदस्य का भूमिका निभाते हैं और उपाध्यक्ष भी क्या करते हैं? सदस्य का भूमिका निभाते हैं। ये दोनों अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष दोनों की भूमिका निभाते हैं। अध्यक्ष जो है सदस्य का भी काम करता है और अध्यक्ष का, उसी तरीके से उपाध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष का भी काम करेगा और सदस्य का, क्योंकि मूल रूप से ये सभी क्या हैं? सदस्य हैं उस क्षेत्र के। ठीक है, अब नगरीय निकाय की जब बात करें, ये तो हमने ग्राम पंचायत के स्तर में देखा है ना, पंचायत स्तर पर देखा। अगर हम नगरीय निकाय में देखें तो होगा क्या? जो नगर पंचायत से देखेंगे, नगर पंचायत, फिर नगर पंचायत के ऊपर में नगर पालिका, फिर उसके ऊपर में निगम, नगर निगम आता है। तो नगर पंचायत में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। जो नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है, नगर पंचायत अध्यक्ष, वो क्या करता है? पार्षद और अध्यक्ष का काम करता है। ठीक है, नगरीय निकाय में भी। तो ये बात आप याद रखेंगे। नगरीय निकाय में अगर हम लोग देखें तो नगर पंचायत का अध्यक्ष का पहला काम, नगर पंचायत अध्यक्ष, ये दो भूमिका निभाएगा। कौन कौन सा? अध्यक्ष तो बना है लेकिन मेनली तो है सदस्य। तो क्या करेगा नगर पंचायत का अध्यक्ष? पार्षद चुनाव लड़के गया है तो पार्षद और अध्यक्ष दोनों का काम निभाएगा। तो वो पार्षद भी बन के काम करता है प्लस अध्यक्ष है तो अध्यक्ष का भी काम करता है। ये पहला पॉइंट हो गया। नगरीय निकाय में दूसरा पॉइंट, हमने अध्यक्ष का देखा, अब उपाध्यक्ष का देखो। उपाध्यक्ष भी सेम भूमिका निभाएगा नगर पंचायत का। वो भी क्या करेगा? उपाध्यक्ष है लेकिन है तो पार्षद ना, पार्षद का चुनाव लड़के गए हैं ना कि नहीं गए हैं, तो वो पार्षद का भी काम करेगा प्लस उपाध्यक्ष की जो भी जिम्मेदारी रहेगी, कभी छुट्टी में गया है, कुछ साइन विन करना है, तो वो सब काम भी ये देखेगा। ये दो बातें। तीसरी बातें, हमने नगर पंचायत के स्तर में सोच लिया, किसी भी चीज़ को नगर पंचायत के लेवल पे हमने सोचा। अब हम क्या करेंगे? नगर पंचायत के ऊपर है नगर पालिका, तो नगर पालिका परिषद का जो अध्यक्ष है सेम उसके साथ भी यही चीज़ होगा, है ना। तो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष। अब हम नगर पंचायत के बाद नगर पालिका में जा रहे हैं तो उसका भी पार्षद और अध्यक्ष का काम रहेगा। अध्यक्ष के हिसाब से नगर पालिका के हिसाब से देखते हैं तो इसका जो अध्यक्ष होता है नगर पालिका का, ठीक है, वो अध्यक्ष प्लस सदस्य दोनों का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे? वो एक अध्यक्ष बन के काम करेंगे प्लस सदस्य बन के भी काम करेंगे, मतलब पार्षद बन के। भाई वो चुनाव को जीता है ना, क्या बन के काम करेंगे? पार्षद बन के काम करेंगे, पार्षद बन के काम करेंगे। तो नगर पालिका के अध्यक्ष प्लस पार्षद दोनों का काम करेंगे। दूसरी बात, ये तो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की बात हो गई। जब बात आएगी उपाध्यक्ष की तो वो भी यही काम करेंगे। तो अध्यक्ष के लिए भी सेम है और उपाध्यक्ष के लिए भी सेम जिम्मेदारी है, ठीक है।
क्योंकि वे सभी पार्षद होते हैं, भले ही वहाँ मनोनयन हो जाता है, नामजद हो जाता है कि इसको अध्यक्ष बनाओ उसको उपाध्यक्ष बनाओ, है तो मूलतः पार्षद, है ना। तो अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष क्या करेंगे, उपाध्यक्ष का भी काम करेंगे प्लस वो पार्षद का भी काम करेंगे। ठीक है, तो ये नगर पालिका के मैटर में हो गया। अब देखेंगे भैया हम लोग नगर निगम के मैटर में। किस मैटर में देखेंगे, तो नगर निगम के मैटर में तो इसमें एक नाम आता है महापौर। वो नगर पालिका निगम पूरा अगर बोले तो 60 में नगर निगम बोल देते हैं। ये दो काम करते हैं। यहाँ होता है महापौर, यहाँ अध्यक्ष नहीं बोलना है, यहाँ बोलना है महापौर। महापौर के इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए, बताइए। चलो होमवर्क है। मेयर बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये आप बताएंगे। इतना तो पता होना चाहिए यार, इंग्लिश में मेयर को क्या बोलते हैं या महापौर को क्या बोलते हैं, एमएलए को क्या बोलते हैं, एमपी को क्या बोलते हैं, एमपी का फुल फॉर्म, एमएलए का फुल फॉर्म। महापौर जो होता है, जब ये नगर पालिका निगम का महापौर बनता है, इसकी दो जिम्मेदारी होती है। पहला तो ये स्वयं महापौर का काम करेगा, दूसरा ये जिस वार्ड से जीत के गया है वहाँ का क्या है, पार्षद का भी काम करेगा। ये दो काम करता है। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि दोहरी भूमिका निभाने वाले अधिकारी के नाम बताइए, है ना। तो इसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सारे पॉइंट्स को लेके चलना है, सारे चीज़ों के आधार पे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। ठीक है।